हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया और मस्त। देखिए, काफ़ी समय बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं और इस बार एक नई चीज़ के साथ मिल रहे हैं। हमेशा मैं कुछ न कुछ नया लेके आता हूँ, आप वेट करते रहते हो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर लेते हो, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ है और पूरी तैयारी के साथ आपको वेट करने नहीं देंगे। ये इस मोटो के साथ मैं आपके सामने हूँ। देखिए, हम लोग एक फिजिक्स के ऊपर टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक लेकर उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो लेके आए। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे। इसमें नीट के लिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे और जेई के लिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चन का कलेक्शन और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन का भी कलेक्शन लेके आपके सामने आए। देखिए, लगातार जो मेहनत करता है ना, क्या कहा, लगातार जो मेहनत करता है ना वो हारता कभी नहीं है। हारता वही इंसान है जो करने की कोशिश नहीं करता। आप कोशिश करो, अगर आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया तो आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहे हो तो सफलता की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो डायनेमिक सीरीज आपके सामने मैं लेके आया हूं जिसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब है कि क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन किस तरीके से कर सकते हो। ये रैपिड फायर उन बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा जो अभी जस्ट लास्ट एंड पे है और उनका नीट का पेपर है। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कोई ना कोई कंसेप्ट और कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए। इसी चीज से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे और अपने कहानी को शुरू करते हुए कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, आपके सामने जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी समझाया जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कहा प्यारे बच्चे? आपके सामने किस तरीका का क्वेश्चन दिया गया है इस ईयर के अंदर, और इस ईयर में यानी कि 2026 के अंदर कौन सा नया कंसेप्ट लेकर वो क्वेश्चन बना सकता है। और जैसे ये सीरीज पूरी हो जाएगी उसी पे बेस आपको 20 to 30 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में टेलीग्राम चैनल के रूप में आपके पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो रहेगा यूट्यूब का जो भी हमारा सीरीज रहेगा रैपिड फायर। वो उसके बाद में कुछ और भी चीजें, वो चीजें बाद में देखेंगे। पहले ये सारा जो चीजें है वो कंटिन्यू हो जाए वो सबसे बढ़िया है ना, क्योंकि आपको पता ही है। ठीक है, चलो, हमारे पास में सामने क्वेश्चन है तो सबसे पहली चीज आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ सको अच्छे से, है ना। अब देखो, आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस उस एग्जाम का क्वेश्चन है जिसे अभी तक नीट का सबसे टफ पेपर कहा गया। क्या कहा प्यारे बच्चे? नीट का सबसे टफ पेपर जिसको कहा गया उसके एग्जाम का ये क्वेश्चन हमारे पास में है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कौन से पेपर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट कहां से उठाया गया। जिन लोगों ने, देखो ऐसा कंसेप्ट दो जगह दे रखा है। कहां दे रखा है, ध्यान से सुनना। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं मैं समझा रहा हूं कंसेप्ट इन्होंने कहां से उठाया। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है 1.4 करके, एनसीईआरटी वहां से उठाया गया। और दूसरी चीज, जेईई मेन का पेपर हुआ था, जेईई मेन 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया। सेम क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के अंदर आया अप्रैल के, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन वही से उठाया गया था। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन का पढ़ने का काम आपका है, सॉल्व करने का काम मेरा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या था क्या नहीं था, उस चीज को समझते हैं। आपके पास में दो समान आवेशित चालक गोले थे, एक था ए और एक था गोला बी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास में इस तरीके से गोला है, चालक गोला ये रहा जो है मेरा ए, और ये दूसरा चालक गोला है बी। दोनों सर्वसम है, मतलब दोनों की जो डायमेंशन है वो लगभग बराबर दे रखी, और ऐसा क्वेश्चन में कहा भी गया। फिर इन्होंने क्या कहा, कुछ डिस्टेंस पर इनको रखा गया, वो डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं। तो मान लीजिए इन दोनों गोलों को हम लोग कुछ डिस्टेंस यानी कि डी डिस्टेंस पर हम लोग इनको प्लेस कर देते हैं।
तो इस तरीके से इनको डी डिस्टेंस पे रख दिया गया। ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया। उसके बाद बोला इन गोलों पे जो चार्ज है उस चार्ज का भी वैल्यू हमको दिया गया, और चार्ज का वैल्यू दिया गया कि जो हमारा गोला ए है, ये हमारा ए गोला मान लेते प्यारे बच्चे, और ये कौन सा गोला मान लेते प्यारे बच्चे बी। अब इस पे और इस पे चार्ज क्या दे रखा है समान, और ये चार्ज कितना दे रखा है, तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है चार्ज की वैल्यू जो थी वो थी क्यू। कितनी वैल्यू थी प्यारे बच्चे, क्यू। हमको बोला गया इस गोले के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में क्यू है। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे करते हुए ध्यान से देखेंगे, यानी इस पे जो चार्ज है वो हमारा क्यू है और इस पे जो चार्ज है हमारा क्यू है। अब इन्होंने बोला हमारे पास में एक तीसरा चालक गोला है, एक चालक गोला तीसरा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, अनचार्ज है। कैसा है बेटा, अनचार्ज कंडक्टर स्फीयर है। तो एक अनावेशित गोला है जो कौन सा है बेटा, तीसरा गोला है सी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में गोला है जो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो है सी। ठीक है, उसके बाद में बोला इसको सबसे पहले ए के साथ में संपर्क करते, फिर किसके साथ में करते, बी के, और लास्ट में क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, दोनों को कांटेक्ट करके हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद आपको जो है वो बताना है कि उनके बीच में जो नया फोर्स लगता है वो कितना है। क्वेश्चन से सीधी सीधी बात समझो, आपके पास में दो गोले थे, एक गोला ए है, दूसरा गोला कौन सा है, बी। ठीक है, तो इन दोनों गोलों पर चार्ज कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम। अब क्या हुआ, एक तीसरा गोला सी था, वो सी सबसे पहले ए को टच किया, ए को टच करने के बाद में फिर उस सी को किसके साथ टच किया गया, बी के साथ में। अब इसको भी सी को यहां से हटा दिया गया। अब ए और बी पे जो चार्ज आएगा उन चार्ज के कारण इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा गोला सी था, ये रहा गोला सी, इस गोले सी को टच कर दो यहां पे, ये लो भाई, ये हमारा गोला सी को टच किया। अब सी को टच किया तो सी पे चार्ज कितना है बेटा, अनावेशित है, तो सी पे चार्ज कितना है बेटा, 0। आप लोगों को पता हो चार्जिंग मेथड्स होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब गोलों को टच किया जाए या किसी कंडक्टर वायर से इनको कांटेक्ट किया जाए तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, और ये चार्ज का ट्रांसफर आधा आधा होता है, यानी इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है इनका हाफ आता है। तो अब आप लोग चार्ज निकालना चाहो दोनों पे, तो चार्ज कितना आएगा, तो सी का चार्ज कितना है बोलो 0, ए का चार्ज कितना है Q/2, तो कितना चार्ज आ गया, Q/2। यानी अब हमारे पास में जो सी के ऊपर चार्ज है वो कितना चार्ज है, Q(C), वो हमारे पास में है Q/2। Q(A) कितना है हमारे पास में, Q(A) भी हमारे पास में कितना है, Q/2। यानी ये सी को टच करने के बाद की कहानी है। जब हमने सी को टच किया तो ये Q/2 चार्ज किस पे हो जाएगा, तो ये एक तो हो जाएगा Q(C) पे और एक हो जाएगा Q(A) पे। इतनी कहानी हमें समझ में आती। अब इस कहानी को थोड़ा सा साइड में करने की कोशिश करते और ट्राई करते करने का। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना बच्चे। अब हम लोग वापस गोला लेते, ये रहा हमारा गोला नंबर ए, ये रहा गोला नंबर बी। अब गोले ए पे कितना चार्ज है, तो गोले ए पे हमारा जो चार्ज है वो कितना हो गया, Q/2 हो गया। ये ले भाई Q/2। इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज है, इस पे ऑलरेडी Q चार्ज है। अब कौन से गोले को टच करोगे, सी को, और सी गोले पे कितना चार्ज है, Q/2। अब क्या करोगे, बी और सी पे क्या करोगे, चार्ज निकालोगे। बी और सी गोले पे चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, वही तरीका कि जो चार्ज बी पे है और जो चार्ज सी पे है इनका क्या कर दोगे, हाफ। तो ये कितना आ गया, 3Q/4 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 3Q/4। अब इस गोले को भी हटा दो। अब इस गोले को हटाओगे तो आपके पास में क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। जब आप इस गोले को हटा देंगे उस कंडीशन में आपका गोला नंबर ए और उस कंडीशन में आपका गोला नंबर बी, ये ए गोले पे कितना चार्ज है, ए गोले पे Q/2 चार्ज है, सी गोले पे बी गोले पे कितना चार्ज है, बी गोले पे 3Q/4 चार्ज है। अभी भी डिस्टेंस कितना रखा है, डिस्टेंस हम लोगों ने अभी भी इसमें डी रखा है। ये लो इसका डिस्टेंस हमारे पास में डी। अब क्या करोगे, अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, जिसे हम कहेंगे F'। सबसे पहले एक बात समझना, जब दोनों गोलों पे Q चार्ज था, ए पे कितना चार्ज था, Q, इस पे भी कितना चार्ज था, बी पे Q। उस कंडीशन में डिस्टेंस डी पर जो फोर्स लग रहा था F, वो कितना लग रहा था,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नहीं पता हो तो बता दूं, ये कूलाम लॉ से आता है। जब 2 पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने को कंडीशन के अंदर दे रखा था जब ए गोला किसके पास में था, बी गोला डी डिस्टेंस पे था, जब सी गोले को ना तो ए से टच किया था और सी गोले को ना ही बी से टच किया था। अब हम लोगों ने टच किया, तो टच करने के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे ही हमने टच किया तो उसके बाद की कहानी पलट गई। कैसे पलटी कि ए पे अब चार्ज कितना हो गया और बी पे कितना चार्ज हो गया। तो ये हमारा ए गोला और ये हमारा गोला नंबर बी। अब जैसे ही आप लोगों ने टच किया तो इस पे चार्ज कितना आ गया, Q/2। इस पे कितना चार्ज आ गया, 3Q/4। यही था चार्ज, देख लो ध्यान से। ये देखो Q/2 और 3Q/4 कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया गया है। मैंने किस तरीके से बताया, ध्यान से देखना कि सबसे पहले इस पे चार्ज C का 0 था। 0 चार्ज को Q से टच किया तो 0 + Q/2 कितना हो गया बच्चे, Q/2 हो गया। उसके बाद में इस पे कितना चार्ज है, Q, और C पे भी कितना आ गया, Q/2, और Q + Q/2 कितना चार्ज बना दिया, 3Q/4, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, D। तो अब जो फोर्स निकालोगे आप लोग, अब जो फोर्स निकालोगे वो फोर्स बनेगा Fs। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो K, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q/2, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, B²। तो ये हो जाएगा बेटा 3/8। देखो 3 यहां से आ गया, 4 × 2 कितना हो गया, 8। K, Q का मल्टीप्लाई Q से करोगे तो Q² अपॉन डिस्टेंस कितना है, D²। तो ये कितना आ गया बेटा, 3/8 KQ² अपॉन D²। और इसको हम लोगों ने क्या मान रखा है, F मान रखा है, KQ² अपॉन D² को। तो KQ² अपॉन D² F है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/8F। ये इसका आंसर है, जो हमारे नीट 2025 का क्वेश्चन था। यही सेम क्वेश्चन जेईई मेन के 2024 में है। फर्क कितना है, वहां पे F की वैल्यू दे रखी है, वहां पे आप लोगों को इस F की क्या दे रखी है, वैल्यू, और वो है 16। सर विश्वास नहीं होता, ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है तो अभी देख ले मेरे भाई, ऐसा भी बता भी देते हैं आप लोगों को। ये देखो सेम क्वेश्चन पढ़ा, दो समान सुचालक गोले P और S, एक तीसरा गोला है उस पर आवेश दे रखा है Q, इसके इसमें 16 न्यूटन फोर्स लगता है। एक तीसरा असमान अनावेशित चालक गोला R है, कर्मिक रूप से दोनों गोलों को संपर्क में ला रहे हैं। कर्मिक रूप से मतलब पहले किसके साथ में लाएंगे, P के साथ में, फिर किसके साथ में लाएंगे, S के सामने। तो ये 16 वैल्यू दे रखी, मैंने 6 लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे F की वैल्यू दे रखी है आपको, और F की वैल्यू पुट करोगे, 16 ही रखी थी क्या, 16 रख दो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 6। ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 24 से उठाया गया सेम क्वेश्चन नीट 2025 में। ये देख लीजिए जेईई मेन 2024 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था, इसीलिए इस कंसेप्ट ने हमारे नीट के पेपर के टफ बनाने का थोड़ा सा योगदान दिया, लेकिन इतना टफ नहीं था, एनसीईआरटी में से ही था। और जेईई मेन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन्हीं पे बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया था। एक बार ध्यान से सॉल्यूशन को देख लीजिए और समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ के लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा साइड में होना पड़ेगा, नहीं तो मैं दिखेगा नहीं। चलो भाई बोर्ड से ही दूर हो जाते हैं। चलो जल्दी से उतार दो क्वेश्चन को, देख लो एक बार, इसको देख लो, फिर इसकी अगली पीपीटी को देखते हैं। तो उसमें आपके पास में जो है वो अच्छे से अच्छे से देख लो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। ये इसका सॉल्यूशन देख लो अच्छे से। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा नीट के पेपर का अच्छा क्वेश्चन है।
नीट 2019 के पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा प्यारे बच्चे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करें तो इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस साल के एग्जाम में या इस साल के कोई दूसरे एग्जाम हो जाए, जैसे कि फिजिक्स तो पता ही है ना, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सब में टफ आती है। अब तो अब वो समय गया कि जब फिजिक्स के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आए, नहीं, फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट बेस आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले नहीं सीखने, आप लोगों को कंसेप्ट सीखना है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट किस तरीके से बनाया गया और वो कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करके आप लोग अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। हमारे पास में दो चार्ज है, कौन कौन से बेटा, एक चार्ज है ये, दूसरा चार्ज है बी, और दोनों पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्यारे बच्चे मान लीजिए कि आपके पास में ये चार्ज है ए, और प्यारे बच्चे मान लीजिए आपके पास में चार्ज कितना है पी। इन दोनों के चार्ज की क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ध्यान से सुनना। एक पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है माइनस क्यू। ठीक है, अब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, यानी कुछ डिस्टेंस मान लीजिए। हम लोगों ने ये डिस्टेंस कितनी मान ली प्यारे बच्चे, आर मान ली। अब आगे की कहानी क्या है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले दो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, उनकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चे, बोलो रे आर। तो यहां से फोर्स निकालोगे तो फोर्स कितना बनेगा, एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया रे, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने सबसे पहली जो कंडीशन दे रखी थी ना, उस कंडीशन से हमने निकाल दी। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आगे अंदर जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को निकालकर क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखना क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ये गोला ए है और प्यारे बच्चे गोला बी। इसने क्या कहा, ध्यान से सुनना। ए का 25% चार्ज, क्या कह रहा है परसेंटेज का थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ए पे कितना चार्ज है बेटा, क्यू, यानी क्यू का 25% चार्ज जो है हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किस पर बेटा, बी। तो सबसे पहले किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो समझो। तो Q का 25% निकालोगे तो कितना बनेगा, Q मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100। इसने इसको काट दिया तो कितना बन गया, Q/4। यानी हम 25% चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, Q/4। यानी कि A के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, Q। तो A का 25% इसको देंगे हम लोग। 25% कितना हुआ, मैंने अभी निकाला, कितना था, Q का 25%। तो Q का 25% प्यारे बच्चे मेरे पास में हो गया Q/4। ये प्लस का सिंबल नहीं है, सिर्फ Q/4 है। अब ये Q/4 चार्ज इस पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, B पे। तो कहां से निकल के जा रहा है, A से निकल के, यानी A में 25% क्या होगी, कमी, यानी इसके अंदर जो चार्ज है वो कम होगा, कितना, Q/4। और ये Q/4 इसमें जाके क्या हो जाएगा बेटा, ऐड। अब नए चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। तो नया चार्ज जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, Q माइनस Q/4 कितना हो गया, प्लस का 3Q/4। ये प्यारे बच्चे कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस 3Q/4। तो ये गोला नंबर ए है और ये गोला नंबर बी है। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास में ये कंडीशन बची, क्या था क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक गोला था ए, दूसरा गोला था बी। ए गोले पे कितना चार्ज था, बोलो प्लस क्यू, बी गोले पे कितना चार्ज, माइनस क्यू। इसका 25% बी को दे दिया, तो क्यू का 25% कितना हुआ, बोलो Q/4। कितना हुआ, Q/4। अगर क्यू का 25% Q/4 होता है तो ये 25% चार्ज इतना बी पे जा रहा है, यानी कि Q में से कितना चार्ज निकलकर B पे जाएगा, बोलो रे Q/4। तो A पे वैल्यू कितनी बन गई, Q माइनस Q/4 बन गई। B पे कितनी बन गई, माइनस Q प्लस Q/4।
तो ये बन गया प्लस का 3q/4 और ये बन गया माइनस का 3q/4। तो अब हमारे पास में क्या कंडीशन बची? अब हमारे पास में जो कंडीशन बची प्यारे बच्चे वो इस तरीके से बची कि हमारे पास में गोला ए है, ये हमारे पास में गोला बी है। डिस्टेंस अभी भी इनका आ रहा है, इसमें कोई चेंज हम लोगों ने नहीं किया है। यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा? प्लस का 3q/4 है। यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा? यहाँ पे माइनस का 3q/4 है। इस तरीके से अब आप लोग फोर्स निकालोगे तो वो क्या बनेगा बेटा? एफ डैश। क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी से बोलो। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो प्यारे बच्चे होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको लिखो k q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3q/4। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप लोग फोर्स निकालो तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखा करो। आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखो, अब उसको डायरेक्शन को साथ में लो ही मत। क्यों? वही गलत कंसेप्ट हो जाता है कि फोर्स नेगेटिव आता है तो फिर वहां कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है, तो सीधा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आकर्षण बल तो वैसे ही लगना है ना। तो आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि सर देखो ये प्लस माइनस कैसे मल्टीप्लाई, ये सब छोड़ो, आप मैग्नीट्यूड निकालो सिर्फ और सिर्फ। डायरेक्शन ये बता दी कि कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो वो आप पहले से ही निकाल सकते हो कि सेम नेचर होती है चार्ज की तो कैसा लगता है? रिपल्सिव फोर्स। यानी समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, और असमान प्रकृति के आवेश हो गए तो कौन सा बल लगेगा? असमान प्रकृति के आवेश हो गए तो आकर्षण बल लगेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 कितना हो गया? प्यार से बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया 9। 4 × 4 कितना हो गया प्यारे बच्चे? 16। क्यू का मल्टीप्लाई क्यू से किया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है प्यारे बच्चे? ध्यान से सुनना। ये पढ़ा f, इसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे? f। तो ये आ गया 9/16 f आ गया। ऑप्शन चेक करो कहीं पे ये 9/16 f पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन चेक करने पे पहले ऑप्शन में नहीं है, क्या दूसरे में क्या चेक करो? क्या दूसरे में भी नहीं है। क्या तीसरे में है? क्या चेक करो, नहीं है। तो नहीं है क्या तीसरे में? है ना बेटा, कैसे नहीं है? ऐसे सोए हुए क्या नींद में? सो मत, जाग जाओ, चाय कॉफी पिलाते हैं अभी, है ऐसा सोना नहीं है। ध्यान हो गया है? ज़्यादा नींद खींच रहे हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9f/16 हो जाएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्लैरिटी देख लीजिए, कंसेप्ट देख लीजिए, आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई साइड में हो जाते, बीच में आ जाएंगे अभी तुम्हारे, है ना। बीच में आएंगे तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई मैं यहाँ खड़ा रह जाता हूँ ना, ठीक है ना। चलो आगे वाला देख लो सॉल्यूशंस, किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है हमने। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिख दे भाई, लिख दे मेरे, लिखने से काम चलेगा, ऐसे याद नहीं होते क्वेश्चन। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। तुम सोच रहे हैं कि ऐसे झटके में कर लूँगा, कोई भी चीज़ झटके में नहीं होती है भाई साहब, है ना भाई साहब। लिख दो मैडम, लिख दीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या आ गया? अच्छा ये तो वो कंसेप्ट बताया था ना, हाँ ये भी देख लो। 25% चार्ज को ट्रांसफर किया था, वो वाला कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब नीट 2017 का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो अच्छा ही होगा। क्वेश्चन हमेशा ही अच्छा होता है। बुरा कब बनता है? क्वेश्चन बुरा तब बनता है जब हम उसका कंसेप्ट नहीं समझते, साल भर मस्ती मारते हैं। पूरा साल जब चलता है ना, बेचारा टीचर या मास्टर कहे कितनी मेहनत करता है, और बच्चा उस मास्टर की 10 से 15% भी मेहनत नहीं करता। ये रियलिटी है आज के एजुकेशन की। आज के एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया है आप लोगों ने मिलके कि जब आपको लर्न कराया जाता है, जब आपको पढ़ाया जाता है, उस समय आपका जो ध्यान है, गोल है, वो कहीं और होता है।
तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप कोई भी चीज़ सीखें हमेशा क्लैरिटी के साथ एकदम बिल्कुल काम होके शांत होके चीज़ों को सीखे, तो वो दिमाग में स्टोर होती है, और जब वो चीज़ें दिमाग में स्टोर हो गई तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। ये देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन किस तरीके से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो कि आपके पास में हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ठीक है। अब आपको इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ना शुरू करते हैं। दो परमाणु हैं, ये लो दो परमाणु, ये पहला परमाणु और ये दूसरा परमाणु। दोनों ही परमाणु किसके, मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन के परमाणु है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोगों को पता है जब परमाणु, यानी परमाणु को क्या कहते हैं, एटम कहते हो, है ना। तो जब एटम होता है तो उस एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और एक उसके चार और कौन चक्कर लगाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक पे चार्ज कितना है, तो माइनस ही चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है कि नहीं होता है। तो ये तो बेटा है मेरा माइनस ही, और ये क्या है बेटा, ई प्लस डेल्टा ई, जिसे मैं प्रोटॉन कह दूँ। तो ये तो है प्रोटॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो नेट हाइड्रोजन का चार्ज कितना है बेटा, नेट हाइड्रोजन का चार्ज मेरे पास में है वो है ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई। तो क्यू कितना आ गया बेटा, क्यू एच कितना आ गया मेरे पास में, डेल्टा ई के बराबर मुझे चार्ज मिल गया यहाँ पे। यही क्वेश्चन के कंसेप्ट में था। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको कल्पना करनी है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे, उनके बीच में चार्ज का डिफरेंस कितना, बहुत ही अल्प है, मतलब डेल्टा ई के बराबर है। इसमें से एक माइनस ई और एक ई प्लस डेल्टा ई, इन दोनों को डी डिस्टेंस पे रखना है, इस तरीके से रख दिया डी डिस्टेंस पे। अब इन्होंने बोला भी है कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के बीच साइज जो बहुत ही ज़्यादा, दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा बताएगी, साइज से बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर दूरी ज़्यादा साइज से अधिक होगी तभी तो ये दोनों पॉइंट चार्ज बनेंगे, वरना पॉइंट चार्ज बन पाएंगे क्या। देखो जिन लोगों को नहीं पता कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, कि दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा इनकी डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे ये बात लिखी गई है। आपको बताना है कि दोनों का जो नेट है वो जीरो है। कौन सा, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा कौन सा बेटा, एक आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। इन दोनों का नेट जीरो, मतलब दोनों फोर्सेस क्या है बेटा, बराबर। क्या है बेटा, बराबर। अब कुछ चीजें दे रखी है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है, ये 10⁻⁻27 है, ध्यान रखना, इस तरीके से। तो आपको बताना है डेल्टा ई का मान क्या होगा। यहाँ डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी वो किस कोटि की आएगी, पूरा आंसर तो नहीं दिया इन्होंने, अप्रोक्सीमेशन में बताना है कि आंसर कैसा आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन आ गया तो इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से ही करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। देखो ध्यान से सुनना और समझना, ये भी सेम चीज रहेगी यहाँ पे, ये भी सेम चीज रहेगी यहाँ पे, माइनस ही चार्ज है, ये कितना चार्ज है बेटा, ई प्लस डेल्टा ई मेरे बेटे। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को लेके चलता हूँ तरीके से और तरीके से समझाता हूँ। अब मेरा जो क्वेश्चन रह गया वो ये रह गया, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज बहुत बड़ी दीदी, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, ऐसा ऐसा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चार्ज का डिफरेंस बहुत छोटा है, ठीक है। फिर इसने बोला ये वो है, साइड हटो, नहीं पता कुछ भी, मेरे को तो ये पता है कि मेरे पास में इस तरीके से दो चार्ज है, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मेरे पास में डी। चार्ज मेरे को पता चल गया, कितना चार्ज है बेटा, डेल्टा ई। कितना चार्ज है, डेल्टा ई। क्वेश्चन के अंदर बोला गया प्यारे बच्चे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसके बराबर, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। ग्रेविटेशन से याद आया गुरुत्वाकर्षण बल, याद आया, क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 है ना, बाबा न्यूटन उठ के आएंगे, कहां से, कब्र से उठ के आएंगे और अपना बल देंगे, और जिसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेविटेशन फोर्स की, सर हमें क्या पता सर, वो तो क्लास 11 में पढ़ा था, तो वापस याद करो उसको। वो होता है G m1m2/r² के बराबर, है ना। और ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल फोर्स K(Q1Q2)/r² के बराबर। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो ये बन गया K(Q1Q2)/r² बराबर G m1m2/r²। अब Q कौन सा है, तो Q ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों पे चार्ज हो जाएगा। तो Q ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई r², तो r² एक दूसरे को पहले से ही मानने वाले हैं, बराबर G m ऑफ हाइड्रोजन और m ऑफ हाइड्रोजन।
क्या ऐसा करोगे क्या? देखो यहाँ पे एक चीज क्लैरिटी आ गई। यहाँ पे क्या क्लैरिटी आई, ध्यान से सुनना भाई। ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही करेंगे हम लोग, है ना। ऐसा नहीं कि भाई देखो यहाँ पे सर ने अभी बताया कि यहाँ पे तो क्या होता है, प्रोटॉन्स के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। हम इन दोनों के बीच की फोर्स की बात नहीं करें, इन दोनों के बीच की फोर्स की बात करें। तो इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा, उसकी बात करेंगे। यानी मास ऑफ क्या लेंगे बेटा, हाइड्रोजन। तो ये बन गया कि Q ऑफ H का स्क्वायर बराबर GmH का स्क्वायर। इस तरीके से बन गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे डेल्टा E निकालना है। तो QH की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा E के बराबर। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, QH स्क्वायर यानी QH का मतलब क्या हो गया, तो QH का मतलब हो गया डेल्टा E का स्क्वायर। तो मुझे डेल्टा E चाहिए, तो डेल्टा E का स्क्वायर बराबर G M ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। अब सारी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सारी वैल्यू अपने को आनी चाहिए। कैसे याद करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। G की वैल्यू क्या होती है, बोलो जल्दी से। G की वैल्यू बोलो, 6.67 गुणा 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के किलोग्राम, किलोग्राम इसको रहेगा, ध्यान रखना। तो 6.67 गुणा 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद K की वैल्यू क्या होगी, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ये कूलम स्क्वायर में आ जाएगी, ध्यान रखना। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब क्या बच गया, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा था, नहीं याद हो तो प्रोटॉन से याद रखते हैं, 1.67 गुणा 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन सारी डाटा को रखना है। एक बार ध्यान से देखो, हम डाटा को रखें तो हम पहले डेल्टा ई सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई क्या बचेगा मेरे बच्चे, अंडर G/K का मल्टीप्लाई किससे करोगे, MH के स्क्वायर से। तो ये आ गया डेल्टा ई बराबर अंडर G/K का मल्टीप्लाई होगा MH से। इतना सॉल्व मैंने कर दिया। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, डेल्टा ई बराबर अंडर G की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.67 गुणा 10 टू दी पावर -11 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1.67 गुणा 10 टू दी पावर -27। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के डर गए, सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, तो बहुत ज्यादा वेरियस कैलकुलेशन है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन सर हमें तो नहीं आती, मैं तो क्वेश्चन छोड़ना प्रेफर। नहीं भाई रुक, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे किसी में भी हो, उसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो डरे नहीं, इसको आप क्या अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करें। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज पावर को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर पावर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती है ना तो बाकी सारा सॉल्व आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये कितनी है बेटा, 10 टू दी पावर -11। ये माइनस, ये सॉरी प्लस में ऊपर गए तो क्या बन गए बेटा, -20। अगर ये ऊपर चली जाती है पावर तो ये क्या बनता है, 10 टू दी पावर -11 -9, यानी ये बन जाता है 10 टू दी पावर -20। और 10 टू दी पावर -20 का रूट कितना होता है, 10 टू दी पावर -10 होता है। भाई जब आप 10 की पावर -20 का रूट करोगे मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -20 की पावर 1/2 करोगे तो ये कितना बनेगा, 10 टू दी पावर -10 ही तो बनेगा, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, तो ये पावर तो यहाँ से सॉल्व हो रही है, लेकिन सर ये और ये कैसे सॉल्व हो। तो मेरे पास 3 डाटा है, मैं आपको अलग से करके बताता हूँ। क्या क्या डाटा है बेटा, एक डाटा तो मेरे पास है 6.67, एक डाटा मेरे पास 9 है, कितना है 9। दूसरा डाटा क्या है मेरे पास में 1.67। ये इतना डाटा मेरे को सॉल्व करना है। क्यों कि बाकी के तो मैं हमको पावर को सॉल्व करके वो निकाल दिया और निकाल भी सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहता है, आप चीजों को अप्रोक्स जाओ। आप क्या करो प्यारे बच्चों, चीजों के अप्रोक्स जाओ, उनके आसपास की वैल्यू पे जाना पसंद करो। अगर आप उनके आसपास वैल्यू पे जाना पसंद करोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये कितना है बेटा 6.67 है, इसको आप 6 बना लो, क्या कर लो 6 बना लो। अगर आप इसको 6 बनाओगे तो ये क्या बनेगा बेटा 6/9, 6/9 को थोड़ा सा और कटा के काटोगे पीटोगे तो 2/3 बनेगा, और 2/3 अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होता है 0.64, यानी 0.66 होता है, मैंने 0.64 कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका जो रूट है वो 0.8 आ जाएगा। अब देखो बेटा आगे क्या पड़ा है 1.67, अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा, तो लगभग आप यहां से करोगे तो ये 0.8 है और ये कितना है बेटा 1.66, तो आपको पता है 16 का मल्टीप्लाई 8 से करते तो कितना होता है 128 होता है, यानी ये 1.28 के आसपास में आएगा। इतना भी नहीं कर सकते, इसको पूरा 1 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1.28 के पास आएगी। अब ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो मैंने निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेशन से निकाली तो लगभग मैं गया 1.28 के पास, और ये कितना था 10⁻⁻27 और ये आया था 10⁻⁻10। तो ये डेल्टा ई कितना बन गया मेरे पास में, ये बन गया 1.28 गुणा 10⁻⁻37, या इसको अप्रोक्सीमेशन में करो तो और कर सकते हो 1 गुणा 10⁻⁻37, ये आएगा आपका आंसर, और ये शायद ऑप्शन के अंदर दे रखा है ये इस तरीके से। तो आपको जो यहाँ पे तरीका समझने लायक था वो तरीका था अप्रोक्सीमेशन। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक बार तरीका मैं पूरा वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन में किस तरीके से मैंने किया और किस तरीके से आप चाहो तो भी कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनना बेटा, अप्रोक्सीमेशन क्या तरीका है, अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, सबसे पहले समझो हमारे पास में एग्जैक्ट इक्वेशन क्या थी उसको मैं लिखता हूं पहले। ये थी मेरे पास में एग्जैक्ट इक्वेशन। अब सॉल्व करते, तो मैंने कहा प्यारे बच्चे आप लोगों को कि 6.67 को उसके आसपास में लेके जाओ जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सको। आप 5 भी लेके जा सकते हो, 5 लेके जाओगे तो इसको 10 करना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको 6 कर लो बेटा, ये हो गया 6, ये कितना हो गया बेटा 6, और ये कितना हो गया बेटा 9। अब ध्यान से देखना, ये था 10⁻⁻11, ये 9 ऊपर चला गया तो कितना बन गया -9, और ये सारा मसाला मटेरियल पड़ा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। 6/9 कितना हो गया, 6/9 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे काटोगे पीटोगे तो कितना बनेगा 2/3, और ये कितना बन गया 9 और 11, ये बन गया बेटा 20, और बाहर माल मसाला पड़ा हुआ है इस तरीके से 10⁻⁻27 का। अब ये 10⁻⁻20 बार गया, 10⁻⁻20 बार गया तो कितना बना -10 बना, और ये 2/3 कितना हो गया √0.66 के आसपास होगा, 0.67 भी कह सकते हो आप लोग अच्छे से। अब क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे एज इट इज पड़ी हुई है, या पूरी वैल्यूज वापस रख देना। यहाँ से एक चीज बता देते हैं, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से 10⁻⁻10 आएगा, और ये कितना है बेटा 10⁻⁻27, इसके साथ में ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.67। अब देखो ये 0.66 है तो इसको 0.64 लिख दो अप्रोक्सीमेट, तो 0.64 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻20, सॉरी 37 है आपके पास में, कितना है बेटा 37। अब देखो ये किसके बराबर होगा 0.8 के आसपास में, गुणा 1.67 है तो 6 कर दो और आसान हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1.28 गुणा 10⁻⁻30। इसमें कोटि पूछा था, मतलब किसकी टर्म्स में आएगा, तो डिग्री की आएगी बेटा 10⁻⁻30 से, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मैंने इसको दो बार बताया, आप इसको आराम से वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखें कि अप्रोक्सीमेशन से कैसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन छोटी कर सकते हो। आप आराम से यहाँ से देखना स्टार्ट करें, क्वेश्चन वापस लगा देता हूँ, आप पहले इसको समझें, एक बार वापस भी बता दूंगा, चिंता ना करें आप लोग।
तो ये पहला कंसेप्ट था जहाँ से हमने ये सीखा था। उसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल के सीधा सीधा क्यू निकाला और डेल्टा ई निकालना पसंद किया। फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ रखने के बाद ये हमारे पास में इस तरीके से आंसर आया। फिर इसको मैंने दूसरी बार और तरीके से बताया जो ये रहा। सर इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आता है? इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 0.86 है बेटा। और जब इसको सॉल्व करते हैं इसके एग्जैक्ट आंसर पे भी जाते हैं तो आंसर का डिफरेंस कितना आता है 1.52 गुणा 10⁻37। तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आंसर हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। और अप्रोक्सीमेशन में हमेशा होता है, ध्यान ये रखना है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो, कहाँ वैल्यू को घटा रहे हो, वो ध्यान रखना दिमाग में, है ना। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहला ये देख लीजिए आप लोग, देख लिया। अब ये देख लीजिए अच्छे से। अब ये अप्रोक्सीमेशन को जो सॉल्व किया था उसको देख लीजिए अच्छे से। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में दो पॉजिटिव चार्ज है, एक ये रहा और एक ये रहा। एक में कैसा चार्ज है बेटा प्लस क्यू, पॉजिटिव है तो प्लस क्यू, दूसरे में कैसा होगा प्लस क्यू। तो दोनों के चार्ज की नेचर कैसी है बेटा, दोनों के चार्ज की प्रकृति कैसी, तो दोनों के चार्ज की प्रकृति सेम है। यानी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इधर की साइड लगेगा एफ इलेक्ट्रिकल और ये लगेगा एफ इलेक्ट्रिकल इधर। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्होंने दी नहीं, हम डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो रिपल्सन फोर्स कितना होगा, तो एफ रिपल्सिव निकालोगे तो बनेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया है आपके पास में F, इसको F ही मान लेते क्योंकि इन्होंने F दिया, F रिपल्सन नहीं दिया है ना, F ही दिया है ना। चलो ठीक है, तो F बराबर बन गया प्यारे बच्चे के Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से बन चुका है। अब क्या करोगे, K की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोगों को पता हो कि K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यही हुआ। यहाँ से मैं निकालता हूँ Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर मेरा किसके बराबर आया, तो Q स्क्वायर बराबर आया, ध्यान से सुनो, Q स्क्वायर बराबर बना 4 पाई एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर। क्या बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F से मल्टीप्लाई हुआ, ये डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बना मेरे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। तो अगर मैं Q निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा, Q बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। क्या यही बनेगा, देखो एक बार क्वेश्चन को देख के बताओ, यही बनेगा। अच्छे से आपको पता है चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर एन ही। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ ट्रांसफर होता है तो वो मूल चार्ज के रूप में होता है, और वो मूल चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर एन क्वांटाइजेशन से लगाओगे आप लोग प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एन ई बराबर क्या बन गया बच्चे, अच्छा सीधा भी लगा, तो इसको भी Q स्क्वायर ही रखो है ना, चलो Q स्क्वायर रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो Q बराबर लगा दीजिए बेटा एन ई, Q बराबर एन ई लगाओगे तो बनेगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। आपको क्या निकालना था, आप लोगों को निकालना था इलेक्ट्रॉन पर आवेशी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n पूछा है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन के अंदर आ जाएगा ई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा, क्या पहला वाला तो होगा ही नहीं, रूट वाला ही होगा। रूट वाले में देखो ए स्क्वायर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें हो जाएगा।
अच्छे से कंसेप्ट को देख लो, तरीका देख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। जल्दी से देख लीजिए आराम से। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं बेटा। नीट के मैंने वो क्वेश्चन उठाया ना जो वास्तव में एक अच्छा कंसेप्ट लेके आते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया आसान आसान सा, वो क्वेश्चन आना बंद हो गया। और आप उम्मीद ही मत रखो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस पूछेगा या इस पे चार्ज कितना है, वो सब अब बंद हो गए। बेस्ट जितना हो सके ना उतना चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करो, और जितना तुम चीज़ों के अंदर घुसोगे ना उतना ज़्यादा कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट करोगे। अगर कंसेप्ट फिट हो गया ना तो क्वेश्चन कहीं नहीं हिलने वाला, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की वैरायटी के क्वेश्चन पहले बहुत आया करते थे, राजस्थान बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो साम्य अवस्था का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो साम्य अवस्था का क्वेश्चन है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है ध्यान से देखना और समझना, और इसको करने की कोशिश भी करेंगे। चलो इसके लिए मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं पहले बना लेता हूँ, है ना, ताकि ये नहीं हो कि चलो भाई इसका कलर चेंज करेंगे पहले तो, ठीक है। यहाँ आते हैं और इसको समझते हैं। देखो बेटा क्या कह रखा है, ध्यान से सुनना। अब देखो नीट लेवल के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए। अब हम लोग पहुँच चुके जेई के क्वेश्चन पे। जेई के सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो जेई मेन के 2025 का क्वेश्चन लिया। देखो जेई के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि लेवल आसान हो जाएगा, लेवल तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बता कि उससे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है जो आसान हो जाए। आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें, है ना। कंसेप्ट अगर आपको पता है ना तो आप आसान हो जाए चाहे टफ हो जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला मूल बिंदु पे कौन सा चार्ज है बेटा, ये ओरिजिन्स। मूल बिंदु को कहा जाता है ओरिजिन्स। इस ओरिजिन पे जो चार्ज है वो चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ये रहा। इसके बाद में एक डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है नो क्यू, ये रहा प्लस का नो क्यू। और ये d0 0 0 है, एक्स अक्ष पे ही दे रखा है, वाई और कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डी डिस्टेंस पे इन्होंने कह रखा है। एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट पर यानी ये क्यू है और ये नो क्यू, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट को P मान लेते हैं। उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है मतलब वो पॉइंट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, साम्य अवस्था में, यानी कि वहां पर इन दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यानी इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा होगा, क्या कहा प्यारे बच्चे, इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा होगा, तो ये इस पॉइंट पी की बात करें तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना लग रहा है, E1। इस तरीके से E1। इस नो क्यू के कारण कितना लग रहा होगा, इस तरीके से बेटा E2। दोनों का नेट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों के इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेंगे, E1 बराबर रहेगा E2, इस तरीके से। अब E1 किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, K/R²। तो सीधी सी बात है, K यहीं पे कर रहा था मैं ना, सीधा सीधा E1 बराबर E2, K Q/R कितना डिस्टेंस है बेटा, तभी मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा D। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं बेटा x। अगर प्यारे बच्चे ये डिस्टेंस x है तो प्यारे बच्चे ये डिस्टेंस कितना बन गया बच्चे, D - x। क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, मैंने क्या किया कि यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी मानी, x। ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी थी, D। अगर ये ओवरऑल डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस मेरी x है तो ये डिस्टेंस कितनी बची बोलो रे, D - x। तो मैं क्या करूँ, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 निकालूंगा,
फिर इस प्लस 9q के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगा E2। तो ये कितना बना के क्यू अपन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा एक्स स्क्वायर। फिर के क्यू की वैल्यू कितनी, तो क्यू की वैल्यू है 9q अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से तब यहां से क्या होगा बेटा k कैंसिल आउट, q कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड करोगे वर्ग का मूल, दोनों साइड क्या निकालोगे वर्ग का मूल, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन एक्स, ये क्या बनेगा बच्चे, तो 9 का रूट कितना हो गया 3 अपॉन डी माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो डी माइनस एक्स बराबर कितना बन गया बेटा 3x, ये x उधर चला गया तो 3d बराबर बन गया 3x प्लस एक्स, 4x बराबर आ गया d, x बराबर बन गया d बाई 4, x बराबर कितना बन गया d बाई 4। क्या ऑप्शन के अंदर d बाई 4 है और ये x अक्स इस पे आएगा तो दोनों के कोऑर्डिनेट क्या आने बेटा 0 0 आने। देख लो फिर समझा देते इसको अच्छे से। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग जब करते थे ना शॉर्ट ट्रिक से भी करते थे, तो लॉन्ग ट्रिक मैंने बता दी कि जिस पॉइंट पे 0 है तो इन दोनों का इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल होगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस मान के इस तरीके से कर लो। अब मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ, पहले एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। शॉर्टकट बताए, चलो भाई ये भाई साहब कह रहे सर ये तो बहुत लॉन्ग कट हो गया, इसको करोगे तो हमें टाइम थोड़ी मिलता है इतना। तुम्हें टाइम तो बहुत मिलता है लेकिन उस टाइम में तुम कुछ और ही करने लग जाते है ना। देखो ध्यान से, एक कंसेप्ट है अच्छा सा, इसी का ये साम्य अवस्था का ही मानदंड है, ध्यान से सुनना। अगर दो चार्ज, दोनों चार्ज की नेचर अगर पॉजिटिव, बीच में एक ऐसा पॉइंट ले लें, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो सकता है क्या, पहले ये देखो। तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बता ही रखा, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख लो, यहाँ सीधा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ, इसकी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ, और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से यहाँ के डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो सकता है। लेकिन अगर दोनों की नेचर एक पॉजिटिव है, अगर दूसरा नेगेटिव हो गया, क्या कहा, अगर दोनों की नेचर एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है बेटा नेगेटिव, तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखना, उसमें चार्ज को बाहर रखा जाता है, बीच में नहीं रखा जाता। तो उसका एक शॉर्टकट होता है कि ये Q1 है और ये Q2 है। तो जो छोटा वाला चार्ज होता है, जिस चार्ज की वैल्यू छोटी होती है, उस डिस्टेंस को x माना जाता है। वो डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका होता है √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हम L मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अपना वाला क्वेश्चन लाते हैं सेम का सेम, तो हम लोगों ने पॉइंट P माना था, ये डिस्टेंस x माना था, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना था, छोटा Q1 Q के बराबर था, Q2 किसके बराबर था बेटा 9Q के बराबर। चलो करते हैं, तो x बराबर √Q1, Q1 हमारा कौन सा होता है, छोटा वाला चार्ज, तो छोटा वाला चार्ज कौन है बेटा Q, तो √Q अपॉन √Q1 वापिस √Q प्लस √Q2 9Q मल्टीप्लाई दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है बेटा P। तो x बराबर कितना बना √Q अपॉन √Q प्लस √9Q कितना बन गया 3 √Q मल्टीप्लाई किससे करोगे D से, तो √Q अपॉन √Q प्लस 3 4 √Q मल्टीप्लाई D, √Q ने √Q को मार दिया, ऑप्शन आंसर आ गया D/4। इस शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्टकट का भी यही कंसेप्ट है आपके सामने, इसी कंसेप्ट से आप कर सकते हो, आराम से देख लीजिए अच्छे से। अच्छे से देख लो, शॉर्टकट भी देख लो, लॉन्ग कट भी देख लो, जो अच्छा लगता है वो देखो। ये लो लॉन्ग कट, लॉन्ग जाना पसंद नहीं है तो ये ले भाई,
108 में चला जाओ। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो एक चीज याद रखना, जब कंडक्शन मेथड से ना चार्ज ट्रांसफर होता है ना, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखना। चार्जिंग मेथड पता है ना, बताओ कौन कौन से, पहला बोलो चार्जिंग बाई कंडक्शन, सर हिंदी में बोलो। दूसरा बोलो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तीसरा बोलो चार्जिंग बाई म्यूचुअल, चार्जिंग बाई इंडक्शन, है ना। तो सबसे पहला होता है चालन द्वारा, यानी कि टच करके हम दो बॉडी को टच करके चार्ज को ट्रांसफर करें। दूसरा होता है घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन, दो बॉडी को आपस में रगड़ोगे तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है। कौन सी बॉडी क्या देगी उसकी, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, एक दूसरे पे चार्ज है तो दूसरे पे चार्ज आता है कुछ डिस्टेंस के कारण, वो क्यों होता है इसका पूरा प्रोसेस बताया गया कैपेसिटर के अंदर। तो इसी तरीके से अगर आप कंडक्शन मेथड से चार्ज को ट्रांसफर करते हो तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है। तो मैं ये वर्ड क्यों बोला, यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि वे एक दूसरे के संपर्क में लाए जा रहे हैं और संपर्क में लाने के बाद उनको पृथक कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया कि दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा यानी विभव बराबर होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बता, बोल तो जरा। हाँ गुड़िया तू बता दो। सर फार्मूला अपने से याद नहीं होता। क्यों भाई, डॉक्टर मैं बनूंगा क्या, आप बनोगे ना। ये सपना किसका है, आपका और पेरेंट्स का। और इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद नहीं कर, सिंपल सा फॉर्मूला याद ही रख सकते, के क्यू अपॉन आर। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है। आज से याद कर लेना, रट लेना, कभी भूलना मत मेरी बहन। तो ये क्या बन गया, ध्यान से सुनना, के Q1 अपॉन आर अपॉन के Q2 अपॉन आर। क्या नीचे दोनों में आर रखूं या R1 R2 रखूं, यही देखो ध्यान से सुनो। तो एक में रखूंगा मैं बेटा R1, दूसरे में रखूंगा R2। तो K से तो K कैंसिल आउट हो गया, Q1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है R, Q2 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3R। तो देखो R ने R को काट दिया, तो Q2 की वैल्यू कितनी बची, Q2 की वैल्यू मेरे पास बची 3Q1। Q2 की जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी बेटा Q2 बराबर 3Q1। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों का चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है, यानी कि σ1 अपॉन σ2 निकालना है। तो हम लोगों को पता हो कि 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, सिग्मा अपॉन लेंथ, सिग्मा अपॉन एरिया, सिग्मा अपॉन वॉल्यूम, नहीं चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो सेम चीज Q अपॉन एरिया अपॉन Q अपॉन एरिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे तो ये Q कितना है बेटा Q1 अपॉन एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का बताने की जरूरत है नहीं, अपॉन Q2 अपॉन एरिया बनेगा 4 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, बोलना तो 3R। अब ध्यान से सुनो, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर बाद में काट देना ना, तुम और गड़बड़ कर दोगे। तो 4 पाई को काटो केवल और केवल, तो Q1 अपॉन Q2, एक तो ये चीज बन गई, यहाँ से सीधा सीधा मैंने निकाल दिया। अब क्या होगा, सीधी सीधी बताने की जरूरत, ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज नीचे रहेगी, तो 9R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, σ1 अपॉन σ2 बराबर Q1 अपॉन Q2 कितना था बेटा 3Q1 के बराबर, मल्टीप्लाई 9 आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काट दिया, Q1 से Q1 कटेगा, 9 कटेगा इससे 3 बार, आंसर आ जाएगा 3। तो इनके दोनों चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है वो रहेगा 3 बेटा। कितना आने वाला है 3, ध्यान से देख लो, समझ लो अच्छे से, अच्छे से देख लो बेटा, क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट बनाया जा सकता है नीट के पेपर में भी। ये जेई का सवाल उठाया गया है, लिखा हुआ नहीं होगा शायद, लिखा हुआ है ना 25 का जेई का सवाल है।
चलो भाई एक अच्छा सवाल और देखते हैं इसके बाद। चलो जेई मेन का सवाल है, ये सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, खुद से करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, सेम चीज़ है। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर थी। अब इन्होंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो बता। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक लाइन जो है वो मिसिंग है बेटा। इसमें आपको जो बताना है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बताना है, ध्यान रखना। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन के बीच में पूछते हैं, तो इन सब के डाटा अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखोगे Gm1m2 अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काटोगे तो क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन Gm1m2। लेकिन अपने को पता है कि यहाँ पे चार्ज दोनों अलग अलग होंगे, क्यों, एक को प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना रे बच्चे, चेंज करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में Q ऑफ E इलेक्ट्रॉन, Q ऑफ प्रोटॉन। लेकिन दोनों पे तो चार्ज सेम ही होता है, ये तो बढ़िया बात होगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और मास जो होते हैं प्रोटॉन का वो अलग अलग होते हैं। तो कितना होता है, तो सारी एक बार में वैल्यूज रख दूँ। तो इसको मैं क्यू स्क्वायर करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19 गुणा 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी बताई बच्चा बोल रहे, 6.67 गुणा 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई किससे, मास किसका बेटा, प्रोटॉन का कितना होता है 1.66 गुणा 10 टू द पावर -27, इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा -31। सॉल्व कर दे गुरुजी। कैलकुलेशन बहुत बड़ी, अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज़ करूँ, तो पहले 10 की भी जितनी पावर है उनको साइड में कर दे। देख 1.6 यहाँ से कटापिटी हो जाएगी, ठीक है। 9 है, 9.1 अप्रोक्सीमेशन में इसको 9 मान लेना। ये देखो बेटा 6.67 है और ये 1.6 है, आराम से काटापिटी हो रही है। इसको 1.6 के इसको आप आराम से काट सकते हो, लगभग अप्रोक्सीमेशन 4 के आसपास जाएगा। फिर बची पावर का कॉम्बिनेशन, है ना बेटा, करके दूँ मैं, वो तेरे को ही करनी है, मैं नहीं करने वाला हूँ, खुद से ही करना है, इसलिए मैंने डाटा लिखा है। अगला क्वेश्चन, चलो होमवर्क है लेकिन काफ़ी मैंने बता दिया, वह अप्रोक्सीमेशन है। ये देखो यहाँ से कट कटा के भी आप लोग जिसको 100 में कन्वर्ट करके वहाँ से भी जाके आप कर सकते हैं आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जेई मेन का आ गया 24 का क्वेश्चन। आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, वैद्युत क्षेत्र गोले के कारण पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है बेटा, के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा, आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बटा एरिया होता है। तो क्यू बराबर क्या बनेगा बेटा, सिग्मा इंटू ए। अगर क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए बनता है तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया कितना होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी आर स्क्वायर जो दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, वो यहाँ से आराम से गायब हो सकता है। तो ई बराबर के की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के अंदर आर स्क्वायर। देखो 4 पाई मर गया, आर स्क्वायर मर गया, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कभी ऐसा भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो बोलेंगे सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखोगे कब, निकालोगे तब देखोगे ना, ऐसे वैरायटी का क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, किसी गोले के कारण जो चार्ज के ऊपर आर स्क्वायर होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। इसको चार्ज डेंसिटी से किया है, ध्यान रखना, देख लो अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बोला था मैंने। एक गोला P है, एक गोला आपके पास में H है, एक गोला Q है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। पहले इसको टच करोगे तो अगर आप Q गोले को इसको टच करोगे तो इस पे चार्ज Q/2 रहेगा, इस पे भी चार्ज कितना रहेगा, Q/2। अब ये Q/2 चार्ज को आप टच करोगे S से, तो इस पे कितना हो जाएगा, S पे चार्ज, और पहले Q था बेटा,
तो अब कितना हो गया 3q/4 बताया था। इसको और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया था 3/8 f आया था। f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू मेरे पास में दे रखी थी 16 न्यूटन। 3/8 गुणा 16 2 6 न्यूटन क्या क्वेश्चन के अंदर है क्या बेटा। यहीं से नीट 2025 का क्वेश्चन लिया था इन्होंने। डॉक्टर बनने के लिए जेईई मेन का सवाल डाला था, 16 की जगह f रख दिया था, जिसको हम कहते हैं नीट का सबसे टफ पेपर। बेसिकली वो यहीं से उठाया गया क्वेश्चन था। इसीलिए जेईई मेन के भी अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन किया करो जो 3 से 4 सालों में आते हैं। ये उन्हें एक तुम लोग जेईई के क्वेश्चन करते रहो, ऐसा भी मत करना। चलो इसको देखो अच्छे से। सर कुछ होमवर्क भी दो यार सर, इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा कम है क्वेश्चन, देखो भाई साहब कह रहे क्वेश्चन कम है, थोड़े और बढ़ाओ। ठीक है भाई साहब बढ़ाएंगे, मेरे को टाइप भी करने होते हैं, अकेला आदमी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मतलब टाइप भी करने, पीपीटी भी बनानी, रिकॉर्ड भी करना, सब कुछ करना। फिर कहते हो सर आपकी क्लास तो बहुत कम आती, थक जाते हैं यार। चलो सेम चीज आ गई बेटा। देखो एक दूसरे से तार से जुड़े हुए हैं, और मैंने भी बोला जब एक दूसरे से वायर से जोड़ते हैं तो क्या बराबर होता है, बोलना तो बेटा, बताना तो। अब बार मैंने कंसेप्ट बताया था कि मेरे पास में दो कंडक्टर मटेरियल को आपस में टच कर दूं, टच करके अलग कर दूं या टच करके पास लेके आ जाऊं, क्या बराबर होता है बता तो। नहीं पता गुरुजी। अच्छा बेटा अरे मेरे भाई क्या बात है, पोटेंशियल, वेरी गुड। इसने बोला पोटेंशियल बराबर होता है, यानी कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर कर दो। तो K Q1, इसमें चार्ज पूछा है ना, चार्ज ही पूछा है ना, K Q1 अपॉन R1 बराबर K Q2 अपॉन R2। देखो भाई साहब K गया, Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 अपॉन R2 बराबर R1 की वैल्यू A, R2 की वैल्यू B, खत्म, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया Q1 अपॉन Q2 बराबर A अपॉन B। अच्छे से देख लो। चलो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी जेईई का ही सवाल है बेटा, 2024 का सवाल है मेरे हिसाब से, 25 के खत्म हो गए ना, ये 24 का सवाल है जेईई का। जेईई में क्वेश्चन अच्छा आता है, लेंथी क्वेश्चन नहीं आता जेईई में, एक चीज देखें, लेकिन जेईई के क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत खतरनाक होता है भाई साहब। चलो देखो एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को नहीं पता हो, हम लोग जो फोर्स निकालते हैं बेसिकली जनरली हम फोर्स पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स होता है वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन R²। ये हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। अगर हमें मीडियम के लिए निकालना हो ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका गुणा करते हैं एप्सिलॉन R से या K से, जो परावैद्युतांक होता है, इसके अंदर वही चीज पूछी गई है, गुणा Q1 Q2 अपॉन R²। जो मीडियम का फोर्स आता है F ऑफ मीडियम, वो हमेशा ध्यान रखना निर्वात बट्टे K होता है, हमेशा याद रखना। F निर्वात कैसे निकालोगे, आपके पास में सब कुछ डाटा दे रखा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R है, तो फोर्स कितना लगेगा रे, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, F निर्वात बन गया। F मीडियम बराबर, F निर्वात की वैल्यू मैंने क्या मान ली बेटा, F मान ली, तो बेसिकली F/K बन जाएगा, सीधा सीधा F/K बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है, तो अपने को पूरा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। तो क्या करोगे, K Q1 Q2 अपॉन R/5 का स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 क्वेश्चन के अंदर। तो K Q1 Q2 अपॉन R² को कर दो अलग, 25 चले जाएगा ऊपर,
5 बचेगा नीचे, तो ये कितना आ गया बेटा 5k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बताई थी बेटा मैंने, f, तो 5f आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 5f। इस तरीके से अच्छा सवाल है बेटा। इसी कंसेप्ट पे 2026 के अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं नीट, ध्यान रखना, बहुत तगड़ा और अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है ना। चलो चलो भाई गुरुजी क्वेश्चन हो गए खत्म, क्वेश्चन तो खत्म हो गए, लेकिन जो जो कंसेप्ट पे बातें की उस कंसेप्ट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने नीट 2025 का लिया, ध्यान से सुनना, बीच में आ जाता हूँ अच्छे से आप लोगों को भी समझा सकूँ। नीट 2025 का पहला क्वेश्चन लिया जो एनसीईआरटी से उठाया गया कंसेप्ट था, गोलों को टच करने वाला, चार्ज आधा आधा हो जाता है और चार्ज आधा आधा हो जाए उसका मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से करते हो। तो जहाँ जहाँ गोले टच हो रहे वहाँ वहाँ चार्ज डिवाइड होता रहेगा, चार्ज चेंज होता रहेगा, और जैसे जैसे चार्ज चेंज होता है वैसे वैसे आप वैल्यू निकालते रहो। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा मेरे पास में दूसरा क्वेश्चन। चार्ज को ट्रांसफर किया, तो अगर आप चार्ज को ट्रांसफर करो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक पे चार्ज कम हुआ दूसरे पे चार्ज जाके ऐड हो गया, बाकी वो का वो हमारे पास में फॉर्मूला था, हमारे पास में कूलॉम का, वही फॉर्मूला यूज करके हमने आंसर निकाला जो हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 सेमी क्वेश्चन था, बस इन्होंने क्या किया, एक एटम लिया हाइड्रोजन का, एक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे अलग अलग चार्ज लेके उनका डिफरेंस निकाला, लेकिन तरीका कौन सा यूज किया, तरीका वही आप लोगों के पास यूज किया कि इन्होंने कहा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास में है, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर कर दी, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। आगे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सेमी था, एफ की वैल्यूज निकाली, एफ की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की क्यू बराबर एन, और क्यू बराबर एन रख के इन्होंने सारा का सारा डाटा निकाल दिया। आगे क्वेश्चन को देखो, तो ये कंसेप्ट बहुत कम आते हैं अभी, पहले बहुत ज्यादा आया करते थे नीट के अंदर, लेकिन जेईई मेन में आता है। ये कंसेप्ट भी ध्यान रखा करो, साम्य अवस्था का कंसेप्ट होता है, वहाँ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। अगर चार्ज बीच में रखा गया तो सीधा शॉर्टकट याद रखो, जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, √Q1 अपॉन √Q1 प्लस Q2। Q1 का मतलब होता है छोटा चार्ज, और डिस्टेंस भी जो आएगी वो छोटे चार्ज के कारण आएगी, ये भी ध्यान रखना, जो हमारा सीधा आंसर बना है इस तरीके से। आगे देखना, बोला मैंने ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 कराए, जब आप 2 चार्ज को टच करके छोड़ दो या 2 चार्ज को टच करो उस समय दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, ध्यान रखना। उसी कंसेप्ट पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया, एक ये वाला कंसेप्ट पे, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन है बेटा, वो मैंने आगे बताया, ये मैंने होमवर्क में दिया था, सारी डाटा वैल्यू रखती थी, अप्रोक्सीमेशन करना था आपको। इसके बाद में ये पढ़ा सेम क्वेश्चंस, इसमें सिग्मा की प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड गोले के लिए KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन सिग्मा के टर्म्स में निकाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो यहीं से नीट ने क्वेश्चन उठाया था, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, वही पोटेंशियल सेम करके रेडियस निकाली मैंने, ठीक है। तो चार्ज का रेशियो जो है ना वो रेडियस के रेडियस, चार्ज का जो रेशियो है ना वो रेडियस का जो रेशियो वही आ गया, वो कितना A/B है बेटा। चलो ये अभी मीडियम वाला जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, इस पे अच्छे क्वेश्चन, तो बस ध्यान रखा करो कि जो मीडियम का फोर्स होता है ना वो हम लोग वैक्यूम के फोर्स को हम लोग जो बीच के अंदर डाइइलेक्ट्रिकल या परावैद्युतांक बढ़ते हैं उससे डिवाइड हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो बच्चों, तो मैंने पूरी मेहनत के साथ कंसेप्ट के साथ एक छोटा सा टॉपिक उठाया, उस टॉपिक में जितने भी नीट के सवाल थे पिछले साल के अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस और जेईई में अच्छे से क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे बताए, ताकि आपका जो नीट 2026 का पेपर बने उसमें वो कंसेप्ट देखने को मिले। देखो बच्चा, एक चीज़ ध्यान रखो, मेहनत करो, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है यदि आप मेहनत करते हो। मेहनत क्यों करें? क्योंकि मेहनत अपने पेरेंट्स के लिए करनी है और खुद के लिए करनी है, और जिस दिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ गया, दोनों के सपनों का, आपके और पेरेंट्स के सपनों का, आपको रोकने वाला कोई नहीं। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत आप चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्ट्रैक्शंस, उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, अपने ज़िंदगी के अहम को याद रखिए, कभी ना भूलें ये ज़िंदगी का अहम आपका है, आपके पेरेंट्स का है, उनको सपनों को साकार करें। जल्दी अपन कोशिश करें कि किस चीज़ की कंटिन्यूटी को करें, और जब ये कंटिन्यूटी हो जाती है तो कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइफ में पढ़ते रहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।